हेलो नाइन्थ क्लास। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम सॉरी टॉपिक में हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार से क्या होते हैं जो आपके सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। सेल वॉल के बारे में क्या कर लिया था हमने इसमें डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या 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 दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। तो काफी कुछ हमने इसमें क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब जो है हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द मॉनिटर ऑफ सेल, ठीक है। अब विदाउट न्यूक्लियस सेल इज नथिंग, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और डायग्राम के माध्यम से भी आपने इसमें बना भी लिया था डायग्राम आपने, तो थोड़ा बहुत इस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है और न्यूक्लियस किस प्रकार से क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो चलिए चलते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आपका न्यूक्लियस। तो आप सबको पता है भाई कि जो न्यूक्लियस होता है वो मॉनिटर ऑफ द सेल होता है ना, केंद्रक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। केंद्रक का मतलब सेंट्रल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस जो आपका है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सेल ऑर्गेनली होता है किसका, पूरे के पूरे सेल का, ठीक है। तो विदाउट सेल माने न्यूक्लियस सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, हम इसमें दूसरा एक इसको दूसरा नेम से बोल सकते हैं इसको, द सेल ब्रेन, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट contains heredity information controlling cell activities as well as for transfer to next generation। जो आपका ये न्यूक्लियस होता है बेटा, इस न्यूक्लियस में क्या होती है बेटा, हेरिडिटी कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है ना। अब मान जाए कि आपके जैसे नोज़ है, आपके हेयर कलर हैं, आपके आई कलर हैं, ये किससे मिले आपको, ये मिले आपके आपके फादर और मदर से, ठीक है। तो आपके फादर और मदर जो स्पर्म और जो ओवा रहे होंगे उनमें न्यूक्लियस रहा होगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर सेल रही होगी ना, तो वो सेल है, स्पर्म ओवा इज अ सेल, ठीक है। तो दे कंटेन द न्यूक्लियस ऑल्सो, है ना, उनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन रहा होगा या उस ऐसी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी बेटा, जो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, आप में आई, ठीक है। तो वो किसके थ्रू आएंगी, वो आएंगी डीएनए की तरफ, डीएनए से, ठीक है। मैंने डीएनए के ही तरफ क्या कर रहा हूँ इसमें, आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो डीएनए ही एक ऐसा क्या होता है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन मटेरियल होता है, जो क्या करता है आपको एक प्रकार से करेक्टर क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो वो कहाँ मौजूद होगा, डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो मौजूद होता है। तो इट लाइज इन द मीडियन और सेंट्रल पोजीशन। ये कहाँ पे मौजूद होगा बेटा, बीच में, सेल के बीच में कहाँ होगा, ये मौजूद होगा। इन मैच्योर प्लांट सेल इट लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी। अब जो मैच्योर प्लांट सेल होती हैं उनमें ये बीच में नहीं होता, उनमें किनारे होता है। रीज़न क्या है बेटा इसका, जो वैक्यूल्स होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ना वैक्यूल्स के बारे में कि वो वाटर वैक्यूल होती हैं, फूड वैक्यूल होती हैं। तो आपने वहाँ पे देखा भी होगा कि प्लांट सेल में बहुत बड़ी बड़ी क्या होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं। अब कुछ बड़ी बड़ी वैक्यूल्स अगर माने जाए प्लांट सेल में आ गई, तो वो पूरा का पूरा सेल जो आपका न्यूक्लियस है उसको कहाँ फेंक देगा, किनारे फेंक देगा, है ना। क्योंकि सेल वो जो आपका वैक्यूल है उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा हो गया। तो साइज़ जब बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो आपकी न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाएगा, किनारे चला जाएगा, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। अब न्यूक्लियस के बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, इनमें क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के बाहर से क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। अब क्या आपके शरीर में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो यस, आपके सेल में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एक ऐसी सेल्स होती हैं बेटा जिसमें जो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होगा, एब्सेंट होता है। इसीलिए जो देखा होगा आपने कि जो आरबीसी सेल्स होती है इसका जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड सॉरी सेल लाइक आरबीसी सीब एलिमेंट्स लेक न्यूक्लियर। अब सीब एलिमेंट क्या हुआ, जो ये आपके फ्लोएम जाइलम सेल्स में जो कुछ सेल्स होती हैं बेटा, उनमें भी क्या होता है, कुछ कुछ सेल्स में क्या होता है आपका ये जो सेल्स हैं, न्यूक्लियस है जो आपका, ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। जिस सेल में क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वो सेल ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती है ना।
वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ सेल्स बट सम सेल्स मे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, है ना। अब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एक ही, देखो कुछ क्या, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो जब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं क्या, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स, ठीक है। और जिस सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, ठीक है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। अब देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप्स हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा आपके पास तो है नहीं वैसे, लेकिन न्यूक्लियर पोर क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियस के बाहर से कुछ पोर होते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में, न्यूक्लियर पोर क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप्स क्या है, ठीक है, और आपका न्यूक्लियोलस क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन मैनी न्यूक्लियर पोर्स। इसको हम बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बोल लेते हैं। न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब याद करो जो डायग्राम मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, ठीक है, येलो वाला, उसके बाद से आपने जो डायग्राम जो बनाया होगा आपने, वो डबल रिंग बनाई हुई आपने, ठीक है ना, मेम्ब्रेन जो बनाई हुई आपने डबल बनाई हुई, तो वो डबल क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या सेपरेट करेगा भाई, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होगा उसको हम साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब मान लिया जाए ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या होगा, तो देखो अगर मान लिया जाए मैंने न्यूक्लियस को पूरा पूरा चारों तरफ से एक बाउंड्री बना दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कहीं पे कोई पोर ही नहीं होता, तो क्या होता, न्यूक्लियस के अंदर मान लिया डीएनए है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन बाहर सेल्स को देना चाहता है, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन बाहर जा सकती है, नहीं जा सकती है ना। तो कुछ ऐसे पोर्स होने बहुत ज़रूरी हैं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जहाँ से डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन को कहाँ दे, बाहर सेल ऑर्गेनेल को दे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, बस साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इस कलरलेस, ये कलरलेस होता है, डेंस शेप होता है, ठीक है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। अब क्रोमेटिन का मतलब यही होता है बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, जो डीएनए क्रोमोसोम सब एक ही चीज़ भी, ठीक है, ये सब क्या होता है बेटा उसमें रहता है, इम्बेडेड रहता है, सस्पेंडेड रहेगा। अब ये न्यूक्लियोलस क्या हुआ, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के किनारे से फाउंड रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन भी होता है। इट इज़ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, और कहा जाता है कि जो आपका न्यूक्लियोलस है इसमें राइबोसोम बनता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर डायग्राम साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है ना, ये न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है आपको। तो न्यूक्लियोलस में क्या है बेटा, न्यूक्लियोलस आरएनए इसमें रहता है और प्रोटीन भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर इन्वेलप्स। फिर देखिए, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका ये न्यूक्लियस है और जो आपका न्यूक्लियोलस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लियस, पहला डिफरेंस तो ये है बेटा कि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा जैसे हमारी सेल्स में, और जो आपका न्यूक्लियोइड है जो मैंने पहले कहा कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो पहला जो डिफरेंस है यही है, इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और न्यूक्लियोलस मतलब इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, क्या न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि न्यूक्लियस एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है बेटा जो एक प्रकार के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इसने क्या किया हुआ, पकड़ा हुआ है। और न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है बेटा, एक कॉम्पोनेंट है किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। एक आपने देखा होगा कि अलग में एक साइड बॉडी थी जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस बोला था। इट इज़ कवर्ड बाय ए टू मेम्ब्रेन इन्वेलप। अब आपको पता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बाहर से आपने कोई मेम्ब्रेन देखा था, नहीं, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉडी नहीं होती है। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। जो आपका न्यूक्लियस होता है बेटा ये पूरी की पूरी सेल के
स्ट्रक्चर को और पूरी सेल के मैकेनिज्म को, जो वर्क होता है उसका, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन जो आपका न्यूक्लियोलस होता है ये केवल राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होती है उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे सिंथेसिस करेगा। राइबोसोमल सब यूनिट्स मैंने आप बताए थे ना आपको, 70S 80S राइबोसोम, रिकॉल करो है ना, 50 30 60 40S है ना, बताया था ना। तो ये उसको क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, तो क्रोमेटिन मटेरियल एंड intervened mass of thread-like structure made by DNA and protein during cell division. Chromatin becomes highly condensed, thick and rod-like structure known as chromosomes. अब एक बात बड़े ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए, अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो हम बोलते हैं ना क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में होते हैं, है ना, पढ़ाया था आपको, है ना। अब जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ये बड़े क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है ना। ये बड़े इतने ज़्यादा कंडेंस होते हैं उसमें कि बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बिल्कुल ये क्रोमेटिन मटेरियल बोल देते हैं हम उसको, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस के अंदर से क्या होता है बेटा, आपके न्यूक्लियस के अंदर से आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर से आपके क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है ना। फाइबर्स भी बोल सकते हैं उसको, क्रोमेटिन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यही क्रोमेटिन फाइबर्स जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन का मतलब जब सेल, एक सेल से दो सेल बननी होती हैं, तो जो आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये अपना आकार बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और जब ये अपना आकार बढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जब अपना आकार बना देगा तो ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स पे डीएनए लगे होते हैं, और इसी डीएनए के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, ठीक है। ओके, तो कल हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। आपने जो आज का वर्क है इसमें आपने ये करना है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या करना है आपने, इसके बारे में ये जो टेबल में लिखा हुआ है आपने इसको लिखना है। तो तब तक के लिए बाय।